पिछली चर्चा में हमने देखा 1757 प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों का सहयोग करने के बदले मीर जाफ़र को बंगाल की नवाबी मिलती है। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है और इस नवाब की गद्दी पाने के बदले वो कंपनी को बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी संपत्ति देता है। लगभग 3 करोड़ रुपए कंपनी को देता है। इसके अलावा बंगाल में एक बहुत बड़ा परगना था, 24 परगना, उसकी पूरी जमींदारी कंपनी को मिलती है और जो अन्य सहूलियतें, व्यापार में छूट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मीर जाफ़र कंपनी के निर्देशानुसार कार्य करता है। दिन ब दिन कंपनी की मांग बढ़ती जाती है। अधिकतर समय जब देखिए कंपनी उससे धन की मांग करती रहती है तो धीरे धीरे खजाना खाली हो गया और इतना ज़्यादा जो उसने धन संपदा दी उसकी वजह से भी खजाने पर लोड पड़ा। और जब मांग नहीं पूरी हो पाई, कारण एक ये, दूसरा कारण ये बनता है कि मीर जाफ़र ने देखा कि कंपनी की मांग बढ़ती जा रही है तो उसने एक मोर्चा बनाया डचों के साथ मिलकर के, ताकि वो कंपनी को काउंटर कर सके, रोक सके। तो डचों के साथ मिलकर के उसका जो एक गठबंधन तैयार हुआ और मुकाबला करने के लिए ब्रिटिशों का। तो ब्रिटिशों से युद्ध हुआ, उसमें हार गया। उसके बाद कंपनी ने उसको गद्दी से हटा करके मीर कासिम को 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। वही सारी चीज़ें जो मीर जाफ़र से प्राप्त हुई, वही सारी चीज़ें मीर कासिम से चाहते थे। तो मीर कासिम ने भी जो सहूलियतें थी, वेल्थ वगैरह, संपदा वगैरह दी। लेकिन मीर कासिम बहुत समझदार आदमी था। उसने देखा कि हमारे प्रशासन में, हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में या हमारे निर्णयों में कंपनी की जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके कारण उसने अपनी जो राजधानी थी उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया कि थोड़ा दूर रहेगा तो इनका जो दिन ब दिन का बढ़ता हस्तक्षेप है वो कम होगा। उसके साथ उसने अपनी सेना को भी मजबूत करने का काम किया, तोपखाने की स्थापना की। एक आर्मेनिया का व्यक्ति था, उसको उसने अपनी सेना को यूरोपियों की तरीके से आधुनिक करने का जिम्मा सौंपा। तो इस तरीके के उसने प्रयास किए। लेकिन कुछ कारणवश, जैसे एक जो मुख्य कारण ये था कि कंपनी को जो सहूलियतें मिली हुई थी व्यापार में, कर में छूट, सीमा शुल्क वगैरह की छूट, तो उसका वो दुरुपयोग करते थे और उसके चलते मीर कासिम और कंपनी के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों में लगभग 3 युद्ध हुए। मीर कासिम तीनों युद्ध हारा। उसके बाद वो भाग गया अवध में सहयोग मांगने के लिए। अपने साथ बहुत पैसा वैसा लेके गया था, कई करोड़ रुपए की हीरे वगैरह लेकर के गया था। तो अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, वो चाहते थे कि ये पैसा ये हमको मिल जाए, तो उन्होंने भी सहयोग किया। और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय दिल्ली में, उन्होंने भी सहयोग किया और तीनों ने मिलकर के एक गठबंधन तैयार किया। और वो गठबंधन आप जानते हैं 1764 में बक्सर में अंग्रेजों के विरुद्ध वो गठबंधन खड़ा होता है। युद्ध होता है अंग्रेजों से और इस गठबंधन के बीच में, और अंततः हार होती है सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के गठबंधन की। तो पूरे उत्तर भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभर करके आते हैं वो ब्रिटिश होते हैं। पूरा का पूरा क्षेत्र उनके कब्जे में आ जाता है। लेकिन आप देखिए कि बक्सर में हार के बाद 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ये भारत से जा चुके थे, इनको बुलाया जाता है और 1765 से 67 तक 2 वर्ष तक रहते हैं। ये संधि करता रहते हैं ब्रिटिशों कंपनी की तरफ से। इनके बीच में और 2 संधि होती है इलाहाबाद में। एक जो मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय से संधि होती है, और एक जो संधि होती है वो सुजाउद्दौला से संधि होती है, जो अवध के नवाब रहते हैं। तो इनसे जब संधि होती है तो आपको कल मैंने चर्चा की ही थी कि पूरे बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। उस समय बंगाल में बिहार, बंगाल,
और उड़ीसा का पूरा क्षेत्र आता था। तो पूरे बंगाल के इतना ज़्यादा राजस्व आएगा तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा स्थिरता इनकी सत्ता को मिलेगी और व्यापार वगैरह में कितनी सहूलियतें मिलेगी, ये सारी चीज़ें। और शुजाउद्दौला से जो समझौता हो तो अवध के राज्य क्षेत्र में इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र था उसको निकाल करके उन्होंने दिल्ली के ये जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल सम्राट, उनको दे दिया गया। और बहुत सारी बातें थी और इनके ऊपर युद्ध जुर्माना लगाया गया कि आप दीजिए भैया पैसा, युद्ध की जो हानि हुई है हमको। तो ये सारी चीजें हुई। 1764 के बाद एक इकलौती शक्ति ब्रिटिश बनते हैं। तो हमारी चर्चा का बिंदु यहाँ पर यह है कि बंगाल से इन्होंने जो पश्चिम की तरफ रुख किया अपना, क्यों ये पश्चिम की ओर गए? बंगाल में अच्छा खासा चल रहा था इन लोग का, तो क्यों ये पश्चिम की तरफ गए? तो इसके पीछे एक विद्वानों का कहने का एक विद्वान एक जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वो ये है कि बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र था, सत्ता का केंद्र था, और उसकी रक्षा करने के लिए किससे? मराठों से और रोहिल्लाओं से। रोहिल्ला और मराठा ये दो शक्तियां थी जो बंगाल पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। तो उनसे रक्षा करने के लिए कंपनी को एक बफर जोन चाहिए था, एक बफर क्षेत्र चाहिए था कि जैसे इधर मराठास और इधर रोहिल्लास, तो इनसे एक ऐसा क्षेत्र हमको मिल जाए जो इनके बीच में पड़ता हो ताकि ये वहां पर ना आ पाए, है ना। तो इसके लिए अवध को उन्होंने चुना और एक बफर क्षेत्र बनाना चाहते थे। ये एक तर्क प्रस्तुत करते हैं विद्वान। लेकिन जो ठीक है ये बातें तो हैं, लेकिन और जो मूल बातें हैं वो ये था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल की दीवानी मिली, तो अवध भी एक आश्रित राज्य बन गया कंपनी का। तो वो अवध के प्रशासनिक कार्यों में और प्रशासनिक जितने भी निर्णय होते थे उसको प्रभावित करने में, और अवध का जो राजस्व था उसको प्राप्त करने के बहुत लालायित थे कि कंपनी की अवध का पूरा राजस्व हमको मिलेगा और हम अपने हिसाब से अवध के शासन प्रशासन को चलाएंगे। तो ये उनके दिमाग में था। तो वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लेना चाहते, वो अवध को हरा ही चुके थे तो पूरे तरीके से शासन कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। जैसा कि उन्होंने बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, उन्होंने अवध में नहीं किया। उन्होंने पीछे से, पर्दे के पीछे से शासन किया, उसको अप्रत्यक्ष शासन कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन में अंतर, मुख्य अंतर आप ये समझिए कि प्रत्यक्ष शासन जैसे बंगाल में उन्होंने किया कि वहां पर उन्होंने खुद लॉ फॉर्म किए, खुद से नियम बनाए, शासन प्रशासन की देखभाल खुद की। तो प्रत्यक्ष शासन में ये होता है कि एक जवाबदेही आ जाती है आपके ऊपर कि आपको कुछ ना कुछ जवाबदेही आपकी बन जाती है कि आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा आपके क्षेत्र के लोगों को कि ये कैसे वो कैसे हो। लेकिन अप्रत्यक्ष शासन में आपको देखिए कि सारे लाभ मिल रहे हैं, पर्दे के पीछे से आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो चाहे अपने हिसाब से बदलवा रहे हैं, राजस्व भी मिल रहा है और आपको कोई जवाबदेही नहीं, वो जवाबदेही राजा की है जो राज्य कर रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष जो शासन का तरीका था। आप देखिए कि उस समय जो मैंने बताया जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और उन राज्यों ने जब वेले जली आया उसने सब्सिडियरी अलायंस बना कि जो तैयार किया, सहायक संधि जो तैयार की, उसको क्षेत्रीय राज्यों ने माना। वो संधि थोपी गई एक तरीके से क्षेत्रीय राज्यों के ऊपर और सबने स्वीकार की अपनी रक्षा के लिए। उनको लगा इससे हमारी रक्षा हो गई और उसके बदले में हर एक राज्य पे सेना की टुकड़ी रखी गई जिसके खर्चे का वहन करने की जिम्मेदारी उसी राज्य की थी जिस राज्य में वो सेना रखी गई। सेना तो राज्य में रखी गई कि आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो किसके प्रति वफादार थी? कंपनी के प्रति, क्योंकि कंपनी की सेना थी। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो क्षेत्रीय राज्य थे उन्होंने सेना रखी और ब्रिटिश कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार की और ब्रिटिश कंपनी को यह मौका मिला कि वो उनके कार्यों में प्रशासनिक शासन जितने भी कार्य हों उसमें हस्तक्षेप करने का मौका ब्रिटिश कंपनी को मिला। तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने शासन किया। हालांकि ये 19वीं शताब्दी के पहले दशक में 1820 उसके बाद इसमें बदलाव हुआ और प्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने विस्तार किया। जब वेले जली आया उसने एक फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई कि वो कैसे औपनिवेशिक विस्तार करेगा, वो उसकी दूसरी नीति थी। क्योंकि वेले जली आया तो उसके साथ आप देखिए तो
जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका एक नया वर्ग आया, अभिजात वर्ग के प्रशासनिक अधिकारी आए। पहले के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वेलेजली के पहले जो थे वो सब व्यापारिक प्रकृति के होते थे, वो व्यापारी होते थे मुख्यतः, और उनका काम होता था कि अधिक से अधिक भारत में किसी भी तरीके से धन प्राप्त करना, निजी व्यापार के जरिए या कैसे भी करके खूब धन प्राप्त करना और ब्रिटेन चले जाना और वहां नवाब कहलाना, वहां उनको लोग नवाब कहते थे। तो उनका उद्देश्य केवल इतना मात्र था। लेकिन जब वेलेजली के साथ जो आए, जो अभिजात अधिकारी आए, उनकी नीति थी औपनिवेशिक विस्तार, एक नई सोच के साथ उनकी नीतियां अलग थी, वेलेजली से प्रभावित। तो ये बातें थी। तो ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शासन आप समझ सकते हैं कि जब हमको वही फायदा, वही सारी चीजें पीछे से ऑपरेट करके मिल रही हैं तो हम क्यों फ्रंट में जाएं? जब सारी चीजें मिल रही हैं तो हम फ्रंट में क्यों जाएं, है ना? तो इसलिए उन लोगों ने अप्रत्यक्ष को चुना। और तो इसलिए उन्होंने सीधे नियंत्रण में नहीं लिया, अवध को भी सीधे नियंत्रण में नहीं लिया। तो बाद में 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके, जब वाजिद अली शाह उसके अंतिम नवाब थे, उनके ऊपर कुशासन का कि आप सही ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं, जनता विद्रोह कर रही है, परेशान है जनता, तो ये आरोप लगा करके अवध को सीधे नियंत्रण में ले लिया और अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश कंपनी का जो साम्राज्य था उसमें मिला लिया। तो ये अगर आप देखिए तो ये एक औपचारिक निर्णय था कि अवध को सीधे नियंत्रण में लेना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। अगर आप उसके पहले से देखिए, उसकी पृष्ठभूमि में देखिए, तो ऐसे बहुत सारे कारक थे और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि अवध तो पहले से ही पूरी तरीके से ब्रिटिश कंपनी द्वारा नियंत्रित था। जैसे मैंने आपको बताया है कि अवध के प्रशासनिक कार्यों पर पूरी तरीके से उस पर हस्तक्षेप करने की शक्ति ब्रिटिश कंपनी के पास थी। आप समझिए कि ब्रिटिश कंपनी जिसको चाहती थी उसको प्रशासनिक अधिकारी वर्ग में नियुक्त करवा देती थी, अपने आदमियों को नियुक्त करवाती थी। इसके अलावा आप देखिए कि किंग मेकर का भी रोल निभा रही है। अभी हम देखते हैं कि शुजाउद्दौला की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनका जो लड़का है असाबुद्दौला, वो गद्दी पर बैठता है। असाबुद्दौला के बाद वाजिर अली गद्दी पर बैठते हैं। तो वाजिर अली एक ऐसा राजा था, अभी कुछ और बातें और करेंगे। तो वाजिर अली आप समझिए कि एक ऐसा राजा था जिसने कंपनी के संधियों को नहीं माना, कंपनी की शर्तों को नहीं माना, कहा कि हम अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, तुम कौन होते हो। तो कंपनी ने उसको हटा करके उसकी जगह पर सादत अली खान को गद्दी पर बैठाया। तो आप देखिए कि कंपनी पूरी तरीके से निर्णय ले रही है अवध में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पूरी तरीके से वो कंट्रोलर बन करके कंपनी दिखाई देती है। तो आप देखिए कि शुजाउद्दौला, तो मैंने आपको बताया कि शुजाउद्दौला से बार बार अधिक धन की मांग होती थी। अच्छा, एक बात यह है कि कंपनी जब जब सक्सेसर आते थे, जैसे आपने देखा कि शुजाउद्दौला आए, उनके मृत्यु के बाद असाबुद्दौला आए, तो कंपनी का क्या रोल था ये आप देख सकते हैं कि नियंत्रण की बात है कि कंपनी कैसे नियंत्रित करती थी पूरे अवध प्रांत को कैसे नियंत्रित करती थी। एक मैंने आपको बताया ही कि प्रशासनिक में अपने आदमियों को नियुक्ति करवाना। दूसरा, जब सक्सेसर आता था, मतलब जैसे शुजाउद्दौला की मृत्यु उसके बाद उनका पुत्र असाबुद्दौला आया, तो कंपनी हर बार एक नई संधि उनके ऊपर लागू करती थी। एक नई संधि उनको हस्ताक्षर करनी पड़ती थी। जो राजा सक्सेसर होता था, जो उनके बाद जो राजा आता था, उसको एक नई संधि साइन करनी पड़ती थी और उसमें नई शर्तें होती थी, ज्यादा धन की मांग होती थी, ज्यादा चीजों में अधिकार, बहुत सारी चीजें, है ना। तो हर बार एक नई संधि, तो मतलब ये आप देखिए कि नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, हर बार नई संधि, हर बार ज्यादा राजस्व की मांग, हर बार ज्यादा कंट्रोल की मांग। तो एक तरीके से आप देखिए कि नियंत्रण बढ़ता जा रहा था अवध पर कंपनी का। वही हमने बात की कि जब वाजिर अली आया तो उसने जो है मना कर दिया कंपनी को कि हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो उसकी जगह पर उन्होंने सादत अली को बैठाया। तो सादत अली से फिर उन्होंने एक नई संधि की 1801 में वेलेजली ने, है ना। 1801 में जो संधि की गई, उस संधि के चलते
जो रुहेलखंड का इलाका था और जो दोआब का इलाका बहुत ज़्यादा उर्वर इलाका माना जाता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा वहाँ से राजस्व वसूली होती है। तो दोआब का इलाका, रुहेलखंड का इलाका और गोरखपुर का इलाका कंपनी के शासन के अंतर्गत आता है, कंपनी को मिल जाता है। तो आप देखिए कि एक चीज और हो रही है कि जो अवध का क्षेत्र है, राज क्षेत्र है, उसमें भी कमी आ रही है, वो श्रिंक हो रहा है, वो घटता जा रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारियों में अपने आदमियों की नियुक्ति करना कंपनी का काम, राजस्व की मांग, हर बार एक नई संधि के साथ आना और हर बार ज्यादा राजस्व की मांग, ज्यादा सहूलियतें, ज्यादा कंट्रोल, ये। और तीसरा जो राज्य क्षेत्र में कटौती हो रही, राज्य क्षेत्र घटता जा रहा है अवध का, ये वाली बात। तो जैसे आश्रित राज्य की जो संज्ञा देती है, तो मतलब एक तरीके की दोस्ती की बात होती है। तो दोस्ती तो बड़ी घातक साबित हो रही थी, क्योंकि इनका हर चीज का कंट्रोल बाहर जा रहा, अवध के जितने नवाब हो रहे पूरी कंट्रोल बाहर जा रहा है। एक और बात है जो ये साबित करती है कि कितना ज्यादा नियंत्रण था कंपनी का, वो ये था कि अवध की जो न्याय प्रणाली थी, उस न्याय प्रणाली के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति मिली हुई थी ब्रिटिश कंपनी को और उसके कर्मचारियों को, कि आप कोई भी आपराधिक कृत्य भी करते हैं तब भी आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप एकदम मुक्त है। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से नियंत्रण, पूरी तरीके से कंपनी का नियंत्रण पहले से ही दिखाई देता है, पूरी तरीके से छूट मिली हुई है। तो नवाब जो थे वो पैसे देने में असमर्थ रहे, संधि के अनुसार जो पैसा था उस देने में असमर्थ रहे। तो कंपनी एक ऋण प्रदाता बन गई कि आप हमसे ऋण लीजिए और हमको जो है आप पैसा दीजिए, है ना, आप हमसे ऋण लीजिए और उसके बदले हमको ब्याज दीजिए। तो ये सारी चीजें तो कंपनी जब ऋण देती थी और जो राजा होता, जो नवाब होता था, वो ऋण लेकर के ब्याज नहीं दे पाते थे, तो कंपनी को राजा जो होता था, नवाब जो होता था, वो कंपनी को कुछ क्षेत्र दे देता था कि आप यहाँ पर राजस्व का निर्धारण करिए, आप राजस्व की वसूली करिए। तो आप देखिए कि ये भी नियंत्रण का ही जरिया है। तो जो क्षेत्र कंपनी को मिले जहां उसने राजस्व तय किए कि इतना राजस्व हमको चाहिए, तो वहां के लोगों ने विद्रोह भी किया कई बार, है ना, तो उसको कंपनी ने बहुत आप समझिए निर्मम तरीके से दबाया सैनिकों को भेज करके। तो ये आप देखिए कि पूरी तरीके से कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। और तो बाद में गाजीउद्दीन हैदर 1814 में नवाब बना। तो नवाब बना, आप देखिए कि एक तरफ सारी चीज़ों से कंट्रोल जा रहा है, राजस्व से गया, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने से गया, शासन से गया, आकार घटता जा रहा है राज्य क्षेत्र का, अपने क्षेत्रों की राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को देना पड़ रहा है, आप कर्जदार अलग से बन गए हैं। तो जब ये गाजीउद्दीन हैदर 1814 में नवाब बनता है, तो उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह का मतलब होता है कि दुनिया का शासक, बादशाह की उपाधि धारण कर ली। और ये तो एक विरोध की बात दिखती है कि आप सारी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूं, है ना। तो विद्वान कहते हैं कि इसके पीछे जो है एक ब्रिटिश एजेंडा ये था कि वो मुगल सम्राट की शक्ति को नीचा दिखाना चाहते थे, मुगल सम्राट की, कि हम आपकी शक्ति को नहीं मानते, आप कुछ नहीं है ना। और बाद में तो ब्रिटिशों ने जो मुगल सम्राट थे उनको केवल इतना कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली के राजा हैं। मतलब मुगल सम्राट की जो पूरी उनकी आप समझिए कि व्यक्तित्व था, उसको नकार दिया पूरी तरीके से और केवल उनको दिल्ली का राजा कहना शुरू कर दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि और बाद में तो कंपनी जो है नवाब से ही ऋण लेने लगी, नवाब से ऋण लेने लगी। नवाब ने जब आया वेल्थ वगैरह उनके पास संपदा आई, तो नवाब ऋण देने लगे कंपनी को। तो कंपनी ब्याज तो बहुत कम देती थी जो देती थी, और नवाब ने कहा कि आप ब्याज मत दीजिए, आप उन लोगों को पैसा दे दीजिए जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, जो हमारे दरबार में हमारे निर्भर हैं, हमारे सगे संबंधी, है ना, हमारी पत्नी, बेटे या जो भी सगे संबंधी हैं, आप उनको पेंशन दीजिए, है ना। ये जो आप ब्याज हमको दे रहे हैं इसके बदले आप उनको पेंशन दीजिए। तो आप समझिए कि जो पेंशन ब्रिटिश कंपनी उन नवाब के
ऊपर निर्भर लोगों को देने लगी तो वो लोग भी कंपनी के ऊपर निर्भर बन गए। कंपनी कहती हम नहीं देंगे, तो निर्भरता उनकी कंपनी के ऊपर बढ़ गई, तो वो कंपनी के एक तरीके से आप समझिए कि एजेंट जैसे व्यवहार करने लगे। तो इस तरीके से कंपनी का पूरा नियंत्रण बढ़ता गया। तो हम कह सकते हैं कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलना एक केवल औपचारिक घोषणा मात्र थी 1856 में, उस पर पहले से ही कंपनी का पूरा नियंत्रण था। आज की चर्चा में इतना ही, बाकी का